अस्सलामुअलैकुम। GNN स्पेशल के साथ मैं हूं उस्मान ओमान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जिस डॉक्टर या अस्पताल से इलाज चाहते हैं उन्हें वहां मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ तमाम तर कोशिशों के बावजूद इलाज के लिए मान कर ही नहीं दे रहे। कहते हैं इलाज की भीख नहीं मांगूंगा। इलाज के मामले पर सियासत हो रही है। सवाल यह है कि आखिर सियासत कर कौन रहा है। इस समय दीगर अहम मामलात पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। आफ्ताब जहांगीर साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे भी हम बात करेंगे। और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब भी प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब से। आफ्ताब जहांगीर साहब, बार बार हुकूमत की जानिब से इलाज के लिए ऑफर्स की जा रही हैं। आज भी वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की है, हिदायत भी की है कि मुकम्मल तौर पर इलाज को यकीनी बनाया जाए। तो नून लीग की जानिब से जवाब क्या दिया जा रहा है इस ऑफ़र का? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि इलाज जो है वो हर पाकिस्तानी, हर इंसान का एक बुनियादी हक़ है कि उसको मिलना चाहिए। और ये सुन्नत भी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। तो जैसे हुकूमत इस वक्त जो है उन्हें ऑफ़र कर रही है कि जी आप जहाँ चाहें इलाज करा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी ख्वाहिश ये है कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाए और वहाँ पे इलाज करवाया जाए। तो देखें, अगर और मैं ये समझता हूँ कि इलाज से इनकार जो है, या तो ये इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है नून लीग वालों की कि जी आपने इनकार करना है, और बेटी ने, भाई ने और दूसरे साथियों ने वहाँ जाकर उनकी मिन्नतें करनी है और उन्होंने कहना है कि जी मैंने इलाज नहीं करवाना, मैंने जेल में रहना है। तो ये शायद कोई सियासत करना चाहते हैं। लेकिन अगर वाकई सीरियस मामला है तो इन्हें चाहिए कि अपने वो तो कहते हैं कि हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है इलाज के मामले पर। अच्छा देखिए, हुकूमत तो इनको ऑफ़र कर रही है कि जी आप जिस जगह चाहें इस पाकिस्तान के अंदर इलाज करवाना है, जिस डॉक्टर से करवाना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान में भी तो माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट, बहुत माहिर लोग हैं। क्योंकि 20-25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, इसमें से सिर्फ 100-200 ही लोग जाते होंगे ना बाहर इलाज करवाने, बाकी तो सारे पाकिस्तान में ही इलाज करवाते हैं। तो उनकी सेहत भी इतनी ही कीमती है उनकी, तो इसलिए अगर वहाँ करवा लिया जाए, और ये लीडरशिप का कमाल है कि वो अपने मुल्क को अगर दे और यहाँ पर अपना इलाज करवाए, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा, पूरी दुनिया में भी जाएगा और पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अपने मुल्क के अच्छा, दानियाल चौधरी साहब, क्या वजह है? मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत मनाया, वालदा ने भी बहुत जोर लगाया कि आप इलाज के लिए मान जाएं, भाई शहबाज शरीफ साहब भी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन मियाँ साहब मान ही नहीं रहे। आखिर वजह क्या है, क्यों मियाँ साहब नहीं मान रहे इलाज के लिए? देखिए जी, उनको पहले हॉस्पिटल भिजवाया गया जब डॉक्टर्स ने कहा उनकी सेहत ठीक नहीं है। आपको उन मियाँ नवाज शरीफ से जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको ऐसे अस्पताल में भिजवाया गया जहाँ कार्डियोलॉजी यूनिट ही नहीं था। फिर उनको दोबारा वापस अस्पताल जेल में लेके आया गया, फिर उनको दोबारा भेजा गया अस्पताल में और एक बोर्ड तश्कील दिया गया। उस बोर्ड में, जिस बोर्ड ने जो हेड था वो एक गायनेकोलॉजिस्ट था, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था, गायनेकोलॉजिस्ट। फिर आपने उनको वापस भेजा, कोई प्रोसीजर एक्ट नहीं किए। फिर आपने बोला, आपके इसी हुक्मरान ने, इन लोगों ने जो मजाक बनाया हुआ है, इन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की सेहत को इतनी कोई इश्यूज़ कंसर्न नहीं है। इनका वकील, जब हमारा वकील गया कोर्ट में और उसने कहा कि या तो इनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल दी जाए, या इनको जो डॉक्टर्स जिन्होंने इनका प्रोसीजर पहले किया है, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर किया हुआ है, उन डॉक्टर्स को आने दिया जाए। तो उसको भी इनके वकील ने, वकला ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, बोला नहीं। देखिए, आज ये बातें करते हैं, ये पाकिस्तान में मुझे एक इंस्टीट्यूट, लेकिन अब तो वो ऑफर कर रहे हैं ना, अब चेक तो करना चाहिए ना कि जो ऑफर वो कर रहे हैं उस ऑफर में कितनी सदाकत है। ये इनके ऑफर वही ऑफर्स हैं जो इनकी झूठी बातें। देखिए, इनकी झूठी बातें और झूठी सदाकत में, इन बातों में ना कोई सदाकत है और सिर्फ झूठ है। अगर सदाकत होती तो आप अभी तक, लेकिन दानियाल चौधरी साहब, क्या इन्होंने उसके ऊपर इकदाम दिए? मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, जो बोर्ड बनाया, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर नून लीग भी इस मामले पर इसी तरह से बात करती रहेगी, मियाँ साहब के इलाज में ताखीर होती रहेगी, तो खुदा ना खास्ता अगर मियाँ साहब को कोई मसला होता है तो फिर तो नून लीग भी जिम्मेदार होगी इस मामले की।
देखिए मियां नवाज शरीफ दोबारा अस्पताल जाने, ह्यूमिलिएट होने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी सूरत में दोबारा ह्यूमिलिएट होने के लिए नहीं जाएंगे जब तक जो चीज़ें कही गई हैं, जो रिपोर्ट इनिशियली कही गई थी कि उन डॉक्टर्स को बुलाया जाए जिन्होंने पहले प्रोसीजर किया, क्योंकि इनका 3 दफ़ा पहले प्रोसीजर हो चुका है और वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू हुआ है, उसमें भी इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी और वही लोग उस रिपोर्ट का हिस्सा है कि उन्हीं लोगों को कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाए। जब इसका अमली इकदाम उठाएंगे, जब हमें नजर आएगा तो मियां नवाज शरीफ को, उनको फैमिली ने, सब ने कहा, लेकिन ये इन्होंने मजाक बनाया है उनकी सेहत को। कलसूम नवाज साहिबा की सेहत का जब इशू था वो फोत हो गई, लेकिन फिर भी ये बातें करते रहे। फवाद चौधरी साहब ने एक और ऑफर भी दी है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत का सीरियस कंसर्न है कि इस मुल्क में आमरों को तो आप बाहर जाने देते हैं या उनके इलाज के लिए, उनकी अपनी मौलजे की वजह के लिए उनकी मर्जी के डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, लेकिन इन 3 दफा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिनको सेहत, जिनको रिपोर्ट डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है, तो उसके ऊपर आप फवाद चौधरी साहब ने ऑफर दिया है कि खुशहाल आदमी है, बाहर से अपनी मर्जी का डॉक्टर बुलवा सकते हैं, व्हिच इज हेडेड बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो फिर उन्होंने कोर्ट्स में क्यों कॉन्ट्रडिक्ट किया? फिर उन्होंने पहले उस कार्डियोलॉजिस्ट के, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के पास क्यों नहीं जाने दिया? अगर ये हकीकत है, अगर इसमें हकीकत है, तो फिर उस बोर्ड का हेड जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का हेड था, उसको क्यों नहीं लगाया उस बोर्ड का हेड? इस चीज़ का जवाब दे दें अगर, कि इन तमाम चीज़ों में इनकी गिमिक्स हैं, इन तमाम चीज़ों में इनकी सियासत है और ये हर चीज़ के ऊपर इंतकामी सियासत करते हैं, ये हर चीज़ के ऊपर इंतकामी सियासत कर रहे हैं और मीडिया के सामने, लोगों के सामने ये बार बार इनका वतीरा बन गया है कि गलत बयानी करना और गलत बातें करना और आमिर हसन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इंतकामी सियासत की जा रही है, आखिर इस मामले पर सियासत सिर्फ हुकूमत ही कर रही है आपके ख्याल से? जो कमेटी बनाई गई थी पंजाब असम्बली में, उसमें उसके इजलास में शिरकत के लिए कोई भी नहीं गया। यास्मीन राशिद साहिबा भी शिकवा कर रही थी आज के, बुलाया गया सभी को, कोई भी नहीं गया। कल हालांकि बाइकआउट भी किया था इसी बात पर, तो फिर जाते तो सही ना, सुनते तो सही कि वो क्या कह रही हैं। देखिए बहुत शुक्रिया। बात ये है कि इलाज तो बुनियादी हक है हर इंसान का, और मियाँ साहब भले हमें अच्छा लगे या ना लगे, पाकिस्तान में एक उनका हल्का असर है और सियासत के अंदर उनका एक मुकाम है, और मेरे ख्याल से इलाज की सहूलतें उन्हें बहम पहुँचाना हुकूमत का फ़र्ज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात देखनी भी चाहिए कि हुकूमती वज़रा को और तर्जुमानों को, अब मेरे ख्याल से जो हाल कल चौहान साहब का इस हुकूमत ने किया है, अब सोच समझ के सबको ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए सबके बारे में, क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त किसकी बारी आ जाए। तो ये जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं, ये अब ज़रा ज़ुबानें कंट्रोल में रखें। तो मेरे ख्याल से ये इलाज की सूरत हाल है, ये बैठ के गुफ्तगू की जा सकती है और इसमें प्राइम मिनिस्टर को या किसी मोतबर आदमी को वफाकी हुकूमत से, मियाँ साहब के ख़ानदान के साथ और इवन पार्लियामेंट के अंदर मियाँ साहब के भाई हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनके साथ गुफ्तगू करके उनके इलाज के लिए, क्योंकि ये सीरियस मामला है, अगर उनके इलाज का है तो उस पर देखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात करूँगा, दानियाल साहब ने ये बात दुरुस्त कही और हम भी ये बात उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादतों का जब मामला आता है तो फिर मामला कुछ और तरह होते हैं। लेकिन इसी मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ को जिस तरह कवानीन को बालाए ताक रखते हुए, जिसमें ख़ुद मियाँ साहब की हुकूमत भी शामिल थी, उन्हें बाहर जाने दिया गया और उन्हें पहले इधर एक हॉस्पिटल में रखा गया, तो फिर तशवीश बढ़ती है कि सियासी क़यादत के लिए मामला कुछ और तरह होते हैं और सियासी जो डिक्टेटर्स हैं उनके लिए मामला और होता है। लेकिन इसके साथ एक ज़रूरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब को ये चाहिए कि उन्हें इलाज बिल्कुल मिलना चाहिए, इलाज की सहूलतें। लेकिन हमें याद आता है कि 2000 में मियाँ साहब इसी तरह दिल के इलाज के लिए गए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्होंने एक डील कर ली है, लिख लिया है 10 साल का। हम ये चाहते हैं कि, मुझे सिर्फ ये बात कि हम ये चाहते हैं कि खुदारा ऐसा कोई काम ना करें। अभी भी तासुर डील का आ रहा है, जैसे मरियम नवाज साहबा की खामोशी है, मियाँ साहब की खामोशी है, उस पर ये वज़रा फिर डील का एक तासुर देते हैं कि डील होने जा रही है, तो जिससे एक सियासी क़यादत के लिए बड़ा, मेरे ख्याल से सियासत के लिए बड़ा नुकसान होगा। और पंजाब के अंदर जहाँ पे PMLN दूसरी बड़ी पार्टी है और तकरीबन 40 साल इक़्तिदार में रही है, लेकिन हमेशा अगर इधर की लीडरशिप डील करेगी तो उससे नुकसान होता है अपोजिशन को, क्योंकि हम इकट्ठा है। तो हम कहते हैं मियाँ साहब को इलाज की सहूलतें ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन ये डील के तहत नहीं होना चाहिए। काकर साहब, आपकी जानिब में आऊंगी। कल सिद्दीक अल फारूक साहब ने भी GNN स्पेशल में बात करते हुए बड़ी दिलचस्प बात की। उनका ये कहना था कि इसलिए इस मामले पर सियासत हो रही है क्योंकि हुकूमत चाहती है कि मियाँ साहब डील कर लें और बाहर चले जाएं। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया जी।
सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब को सेहत कामला अता फरमाए और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो एड्रेस हो। इधर पॉलिटिक्स से ज़्यादा मेरे ख्याल की जो सेहत है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस दी है उसका मेरी नाचीज़ राय ये है कि PMLN को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मियाँ साहब की ज़िंदगी और सेहत के हवाले से जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है वो चलता रहेगा। पाकिस्तान में नो डाउट ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो उनके इस डिज़ीज़ को बेहतर अंदाज में केटर कर सकेंगे और ये एक इंसानी मामला है, इसको ह्यूमन एंगल से देखना चाहिए, पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। अगर लोग उनकी बीमारियों लेकिन मसला यही है ना काकड़ साहब कि इसको पॉलिटिकल एंगल से ही देखा जा रहा है। देखिए ये बदकिस्मती सबकी होगी, इसलिए कि ये बीमारी किसी के को भी आ सकती है। गवर्नमेंट के बेंचेस में लोगों को आ सकती है, अपोजिशन में आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। दोनों तरफ अगर इस पे सियासत खेली जा रही है तो ये मुनासिब रवैया नहीं है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मसला ये है कि उनको एक हार्ट कंडीशन है या डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, ये तमाम ऐसे डिज़ीज़ हैं जिनकी केटर यहाँ पाकिस्तान में हो सकता है और फौरी तौर पर उसको एड्रेस करना चाहिए और इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए। मुल्क में एक जिस तरह की फ़िज़ा है, जिस तरह हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे जो एग्रेशन हुई है, जो वायलेशन हुई है, हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं प्रायोरिटी के लिए। अगर इस तरह के इश्यूज़ में हम कौम को फंसा के रखेंगे तो ये ज़्यादती कर रहे होंगे हम। मेरी तो गुजारिश यही होगी कि हर तरफ से सेंस शुड प्रिवेल। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दानियाल चौधरी साहब, हुकूमत मुसलसल ऑफ़र कर रही है कि इलाज करा लें, जहां चाहें हम इलाज कराने के लिए तैयार हैं। आप बता दें कि क्या हल है, नून लीग क्या चाहती है? कल सिद्दीक अल फारूक साहब से भी हमने यही पूछा, आपसे भी यही पूछ रहे हैं कि आप बता दें आखिर क्या हल है जिस पर नून लीग मुत्तफिक होगी, जिस पर मियाँ साहब मानेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपके दो सवाल हैं, ये इनको अगर तोड़ के जवाब दूं कि हुकूमत क्या चाहती है और हुकूमत क्या कहती है, इसमें बड़ा फ़र्क है। हुकूमत ये कहती थी कि आपने जिस हल्के खुलवाना है आप खुलवाएं, हम उसको अपोज नहीं करेंगे। हुकूमत ने और भी बहुत बातें की, लेकिन जब हमारे वकला वहाँ गए, वो साद रफ़ीक का हल्का हो, वो मेरा हो या किसी और का हो, जब हमारे वकला वहाँ गए तो उनको हमें अपोज करने के लिए बाबर अवान साहब या हुकूमत के और वकील वहाँ खड़े हुए थे जो इमरान खान साहब की तरफ से भेजे गए थे और अपोज किया। उन्होंने कहा कि हल्के नहीं खुलवाए जाए। ठीक है, ये हुकूमत का बयानिया है और ये हुकूमत का झूठ होता है जो मीडिया में आके बात करती हैं। अगर हुकूमत में कोई, देखिए कोई चीज़ भी हो, हुकूमत के बयानिए की बात कर रहा हूँ, इमरान खान के बयानिए की बात कर रहा हूँ, और अगर आज इमरान खान का बयानिया या हुकूमत का बयानिया ये है कि हम मियाँ नवाज शरीफ की हेल्थ की तमाम चीज़ों को एंटरटेन करते हैं, तो एंटरटेन कैसे किए जाएंगे कि उसके ऊपर अमली इकदाम उठाए जाएँ। और वो कैसे उठाए जाएंगे, या वो क्या होगा कि इनको उस बोर्ड में उन डॉक्टर्स को लेके आना चाहिए जो उनके पहले प्रोसीजर्स में पार्ट रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं और जो उस रिपोर्ट का हिस्सा है। देखें, यहाँ एक प्रोसीजर कराने में मसला नहीं है, मसला ये है कि इनकी पहले भी प्रोसीजर कराते हुए कॉम्प्लिकेशंस हुई। उस बंदे को जिनकी इनकी मेडिकल हिस्ट्री पता है, जिस बंदे ने पहले प्रोसीजर्स किए हैं, जिसने पहले स्टंटिंग की है, जिसने पहले इनकी ओपन हार्ट सर्जरी की है, वही डॉक्टर्स या वही टीम एटलीस्ट को बुलाया जाए या उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और वो इन तमाम प्रोसीजर्स का हिस्सा बने। मियाँ नवाज शरीफ ह्यूमिलिएट होने के लिए दोबारा अस्पताल ना जाने के लिए तैयार हैं और ना जाएंगे कि 2 दिन उनको फिर रखा जाए, उसमें कुछ ना किया जाए, टीवी लगा दिया जाए, कमरे में लिटा दिया जाए और फिर देखें कि बोर्ड क्या कहता है और बोर्ड की सिफारिशात क्या है, और फिर 4 दिन बाद फिर उनको वापस जेल भेजा जाए और बात डील और ढील की जाए। इन तमाम चीजों को ना वो एंटरटेन करना चाहते हैं और ना वो करेंगे। जब ये अमली इक़दाम उठाएंगे तो मियां नवाज शरीफ ने पहले भी 4 दफा अस्पताल गए और आगे भी जाएंगे। दनियाल साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, जिन डॉक्टर्स ने मियाँ साहब का जेल में मुआयना किया या जो डॉक्टर्स अब भी मियाँ साहब का जेल में मुआयना कर रहे हैं, वो क्या बताते हैं मियाँ साहब की सेहत के बारे में?
अच्छा, मैं आपको एक बात मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है दनियाल साहब की बातों से कि उनके घर में जो उनकी वालदा हैं और उनकी बेटी हैं वो तो चाहती हैं कि हमारे वालिद साहब किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाएं, लेकिन दनियाल साहब चाहते हैं कि वो इलाज ना करवाएं ताकि वो टीवी पर आकर और ये अपनी सियासत को चमकाएं। इनको उनकी सेहत से ज़्यादा जो है अपनी सियासत की फ़िक्र है, उनको अपने हल्के की फ़िक्र है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उनके प्रोसीजर पहले किस डॉक्टर्स ने किया था, किस टीम ने किया था। क्या उन डॉक्टर्स को पाकिस्तान आने में कोई पाबंदी है, कोई कानूनी पाबंदी है? क्या हुकूमत ने उनको रोक रखा है? अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा नवाजा है, बड़ा माशाल्लाह उनके बेटे बाहर हैं और बड़ा दौलत है इनके पास। अगर ये उनको भेज दें, स्पेशल प्लेन लेकर भी भेज सकते हैं पाकिस्तान, और वो आ जाएँ और बताएँ कि जी हुकूमत को जी ये वो डॉक्टर्स हैं वो जिन्होंने इनका पहले प्रोसीजर किया था, तो ये यहाँ मौजूद हैं, आप इन्हें पैनल में ले लें और इनसे इनका मुआयना करवा कर और जो बेहतर ट्रीटमेंट है इनको दिया जाए, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये ऐसा चाह नहीं रहे जो उनकी बातों से लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें उनकी सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत की फ़िक्र है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सेहत है, ज़िंदगी है, तो ये सियासत भी होगी और ये सब कुछ होगा। लेकिन मेरे ख्याल में हम जो है वो हर बात माजी की तरफ लेके जाते, तो माजी में मुशर्रफ साहब को बाहर भेजने वाले कौन लोग थे, किसकी हुकूमत में वो बाहर गए और किस वजह से गए, और माजी में जो इन्होंने किया कि इन्होंने भी ये बात कहा कि जी हमारी तरफ जी, तो बस वो ये इसलिए मैं हम माजी में नहीं जाते, बल्कि हमें ये चाहिए कि हमें आगे की तरफ निकलना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको ऑफर किए कि जो बेहतरीन इलाज ये चाहते हैं, जहां ये चाहते हैं, इन्हें इलाज की सहूलत फराहम की जाए। और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा और यहाँ तक कहा कि जी हम भी ऑफर करते हैं, चैनल के जरिए ऑफर करते हैं। माजी की आप बात कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान साहब ने कहा है कि 30,000 अरब का कर्जा लेने वाले कहते हैं कि 6 महीने में मसाइल हल कर दें, तो 6 महीने में हम मसाइल कैसे हल करें? दानियाल चौधरी साहब, इसका जवाब आपसे तो बाद में करेंगे। जी, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो इनको कहें कि डॉक्टर को बुला लें ताकि इनकी जो 4 पे आगे खड़ा करा दिया, तो ये क्या हल करेंगे? और जहां तक ये बात करें सेहत की, 4,000 से 30,000 पे कर्जा जा सकता है, हमारे लीडर हैं और हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों ने ना डेमोक्रेसी की शर्म की, ना आपने पॉलिटिकल नॉर्म्स को चलने दिया, ना आपकी पार्टी को समझ है। आप लोग जिस तरह आए हैं, जिन तरीकों से आए हैं, उसके बाद आप लोगों को डेमोक्रेसी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्या समझ आएगी। लेकिन आपको खाली इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि कलसूम नवाज साहिबा फोत हो गई, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि सियासतकारी है मुस्लिम लीग नून उनके नाम पे, कि थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इनके लीडर्स को, इनके स्पोक्स पर्सन्स को, और मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया जाए उन तमाम चीज़ों के लिए जो डॉक्टर्स ने, जो बोर्ड ने कहा है। मुझे बता दें कि अगर हकीकत नहीं है कि उस बोर्ड का हेड इन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं लगाया था, ये मेरे से कॉन्ट्रडिक्ट करें, अभी इस प्रोग्राम में बैठे हुए बताएं कि आपने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया था कोर्ट में, कि आपके लीगल फोरम ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया था कि उनको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के जो बोर्ड के डॉक्टर्स हैं वही इनफ हैं। ये इन्होंने खुद कॉन्ट्रडिक्ट किया था, और ये मजाक बनाते हैं और बार बार मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी कर दी है ना। अब देखते हैं पंजाब हुकूमत क्या करती है और फिर नून लीग की जानिब से क्या जवाब दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुझे बता दें इनकी बोर्ड में कितने लोग थे, मुझे खाली ये बता दें कि ये पूरी मीटिंग भी चेयर कर सके। ये इनके बोर्ड के मेंबर्स थे, डॉक्टर्स को मिले, कोई रिपोर्ट हतमी आगे आई, कोई नया बोर्ड तश्कील दिया जिसका कार्डियोलॉजी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट का हेड उसको हेड करे। अभी तक इन्होंने मुझे एक चीज बता दें, गवर्नमेंट की कस्टडी में मियां नवाज शरीफ, हमारी या आपकी कस्टडी में नहीं है। इन्होंने एक लिस्ट पेश कर दें, आगे अपनी बात को पूरा शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। चीज को ये अच्छा हल दे रहे हैं आफ्ताब साहब। और देखते हैं क्या वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद पंजाब हुकूमत क्या करती है और मुस्लिम लीग नून उसके जवाब में क्या करती है। आगे हम बढ़ते हैं। पंजाब के दिल लाहौर में 12 अरब रुपए की लागत से सेफ सिटी अमल हुआ, जिसके तहत शहर भर में जदीद तरीन सिस्टम से लैस कई हजार कैमरे नस्ब किए गए। इस मंसूबे के तहत पुलिस और दीगर इदारों के बाहमी राब्ते को यकीनी बनाया गया ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। मगर सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 14 माह के दौरान 80 करोड़ रुपए की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद नहीं की जा सकी। शहरी स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों से भी परेशान है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की वर्दी एक बार फिर तब्दील होने जा रही है। उस्मान बुज़दार साहब को ये यकीन है कि इससे पुलिस का सॉफ्ट इमेज उजागर होगा।
होगा, लेकिन क्या अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी? इसी सवाल पर आज हम बात करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, पुलिस की वर्दी तो तब्दील हो जाएगी, लेकिन क्या पुलिस का कल्चर भी तब्दील होगा? और सेफ सिटी अथॉरिटी क्या कर रही है? कई अरब रुपए की लागत से ये अथॉरिटी बनाई गई है, लेकिन हमें कोई ख़ास काम नज़र नहीं आ रहा। शहरी बहुत परेशान हैं, अमन व अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। अच्छा देखिए, बात ये जो आपने भी बात की बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म आप कोई भी रख लें, लेकिन कल्चर को तब्दील करना पड़ेगा। पुलिस कल्चर को तब्दील करना पड़ेगा। पुलिस के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह जैसे पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन का क्या हुआ? कोई उस पर दोबारा बात ही नहीं हुई। मतलब तो यही तो हम यही तो कहते हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर बात करनी चाहिए असेंबलीज़ के अंदर, और जहाँ पे हुकूमत की कोई कमज़ोरी नज़र आ रही हो तो उसको उजागर करना चाहिए, लेकिन ना कि कोई और सियासत हम करें, असेंबली में आएँ या कहीं भी जाएँ तो किसी और प्लेटफॉर्म पर जाएँ तो कोई और बात करके अपना टाइम पूरा कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सख्त ज़रूरत है। ये सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। मैंने ये बात असेंबली के अंदर भी कही थी कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी सख्त ज़रूरत महसूस करता हूँ। तो और दूसरा ये कि जब भी कोई इदारा बनाया जाता है जिस पे अरबों रुपया लगता है कौम का, और वो फिर जब अपनी सर्विसेज पूरी तरह नहीं देता, तो ये एक सवालिया निशान है। अब ये एक इदारा बनाए, इसको अगर ये काम पूरा नहीं करेगा तो ये, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, मेरी ही क्यों ना हुकूमत हो, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये एक सवालिया निशान है उसके। काकर साहब, आपको क्या लगता है क्यों असेंबली में ऐसे इश्यूज पर बात नहीं की जाती है और अपने ही इश्यूज पर अरकान असेंबली लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं? देखिए जी, बदकिस्मती से हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो अभी तक इवॉल्व नहीं हो रहा टूवर्ड्स मैच्योरिटी। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रही, और अभी तक जो है ना इंडिविजुअल ड्रिवन एजेंडाज जो है वो सामने आपको नज़र आ रहे होते हैं। अभी तक फ्लोर ऑफ द हाउस, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या दूसरे फोरम्स हों, वहाँ पे जो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके इर्द गिर्द ही पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है। अब इस फेज़ से हम कैसे निकलेंगे, कैसे इशू बेस की तरफ आएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इवॉल्व होना है। पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, और ये सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, खुशाइन नहीं है। हमें सबको रियलाइज़ करना होगा कि लोगों ने हमें इलेक्ट करके इन फोरम्स पे जो पहुंचाया है वो इसलिए है कि प्रो पीपल पॉलिसीज़ की तरफ आएँ, प्रो पीपल इश्यूज़ को हम रेज़ करें और उन्हीं को फोकस करके उनकी रेजोल्यूशन की बात करें। अब तक जो 7-8 महीने गुजरे हैं उसमें हम वी आर ड्वेलिंग इन द पास्ट, और जो माजी की तलखियां हैं उसी में तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज फंसी हुई हैं। इससे थोड़ा सा ईगो को हटा के हमें पाकिस्तानियों का, आम पाकिस्तानियों का सोचना पड़ेगा, और अगर हम नहीं सोचेंगे तो मेरे ख्याल में लोगों में बहुत ज़्यादा अपोजिशन यही बात इमरान खान साहब के हवाले से कर रही है कि इमरान खान साहब अना छोड़ दें, तो ईगो है किसमें, समझ नहीं आ रही बात की। देखें, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ या पीटीआई की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने से मसला हल नहीं होगा। अपोजिशन को भी अपने रवैये पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें जो है ना, ये वो पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से अगर हम देखेंगे तो इसमें इट वुड लीड अस नोवेयर। इसमें गवर्नमेंट को भी अपनी पोजीशन को रिविजिट करना पड़ेगा, अपोजिशन को भी रिविजिट करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ महज फ्लोर ऑफ द हाउस को प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने के लिए, पीटीआई को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहां से भी रिएक्शन उसी तरह का आएगा। अच्छा, आमिर हसन साहब, कल कमर जमान कायरा साहब ने ये कहा था जी, बड़ी पार्टियों को ये रियलाइज करना होगा और इंटरनल डिबेट अपनी अपनी पार्टियों में भी शुरू करनी होगी कि आखिर पॉलिटिक्स को हमने कौन सी डायरेक्शन दी है। ठीक है काकर साहब, आपका पॉइंट आ गया। पॉलिटिक्स को
काकर साहब, आपका पॉइंट आ गया। आमिर हसन साहब, कमर जमान कारा साहब ने कल कहा कि खान साहब में बहुत अना है। काकर साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन को भी अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। तो दोनों तरफ से कुछ लचक का मुजाहरा करेंगे तो फिर बात बनेगी। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अवामी मसाइल हैं जिन्हें असम्बली के फ्लोर पर उठाने की ज़रूरत है। 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उन इशूज़ पर कोई बात ही नहीं हो रही है असम्बली। लेकिन जो जमहूरियत होती है उसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक मंशूर के ऊपर वोट लेके आती है और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए उसे कुछ रिफॉर्म्स लेके आना होती है, कानून साजी करना होती है। तो इसलिए प्रोग्राम जो होता है या हाउस का भी बिजनेस होता है वो गवर्नमेंट ने चलाना होता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे उन्होंने एक तकरीर बनी गाला से की थी, जो कि हम भी ख्याल करते थे कि शायद अब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करेंगे, बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे और सिर्फ अपने PTI की हद तक बात नहीं करेंगे। और फिर इन्होंने जैसे वेलकम किया सारी लीडरशिप को जब पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ, लेकिन बदकिस्मती से जो उनकी ओपनिंग स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर वो एक डिज़ास्टर था। और उसके बाद इमरान खान साहब का रवैया, खुद उन्होंने कहा कि मैं हर बुध को आया करूंगा, सवालात के जवाब दूंगा, खुद अपना वादा तोड़ दिया। अब जैसे इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर पतली गली से एंटर होते हैं डर डर के और पतली गली से निकल जाते हैं, चुप चुप आके आते हैं, पता नहीं चलता कब आए और कब चले गए, अपनी बात सुनाते हैं। तो इस तरह पार्लियामेंट नहीं चलती हैं, इस तरह आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। हम समझते हैं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस मुल्क में जमहूरियत लाने वाली है, पार्लियामान की बुनियाद रखने वाली है, तो हमारा हमेशा ये होता है कि पॉलिटिक्स इशूज़ के ऊपर हो और हमारी कोई ईगो नहीं होती है। पीपल्स पार्टी हमेशा, हम यही पिछली गवर्नमेंट को कहते रहे जिनके पास 2/3 अक्सरियत थी, चले उन्हें तो कोई तकब्बुर थोड़ा बहुत कोई जचता था, तो ये जो मांगे तांगे की हुकूमत है इसे तो तकब्बुर बिल्कुल नहीं जचता। तो मैं समझता हूँ अब इन्हें तकब्बुर की 8वीं मंजिल से नीचे वापस आना चाहिए, आए हाउस के अंदर आए। अब इमरान खान साहब को तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनके पास कोई पल्ले कुछ ना हो उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए ना। अब खान साहब को आना चाहिए, उन्हीं को जाना पड़ेगा लीडरशिप के पास, उन्हें आके लोगों के पल्ले से मुराद मेरी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ऑफर्स कर रही है, पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया आपके इकदामात पर आपकी तारीफ कर रही है। अगर पूरी दुनिया फवाद चौधरी और उसकी वो मुहिम है उनकी नोबेल प्राइज दिलवाने वाली, तो फिर तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया आंख खोल के देखे कि क्या कह रही है और क्या क्या बातें हो रही हैं। छोड़ दें पूरी दुनिया में, इतनी पूरी दुनिया में होते तो इस वक्त इमरान खान को 25-30 मुल्कों का दौरा कर चुके होते। अब मुझे 1-2 बातें करनी, कौन सा मुल्क ने किया? आज भी ज़रूरत है मुल्क के अंदर, अगर इस पार्लियामान को बढ़ना है। आप एक दफ़ा मुझे इमरान खान साहब की एक तकरीर, एक फिक्रा बता दें पार्लियामेंट के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई पॉजिटिव सुजेशन दी हो। लेकिन पीपल्स पार्टी के कायदीन, खा वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो हों, हम बारहा कह चुके हैं खुदा के लिए अब ये इलेक्शन मोड से बाहर आए, अपोजिशन मोड से बाहर आए। हमने तो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की है जैसे इमरान खान साहब कंटेनर से फरमाते थे और जिस किस्म की जुबान नाजेबा वो इस्तेमाल करते थे। हम कहते हैं इशूज़ की तरफ आए, इस मुल्क के मसाइल और हैं, और इस गवर्नमेंट के रवैये के बावजूद जब ज़रूरत थी हमने इन्हें मजबूत किया, और हमने इन्हें मजबूत नहीं किया, हमने पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के जमहूर को मजबूत किया। आमिर हसन साहब, मसाइल की ही हम बात कर रहे हैं, इसी मसले को लेकर हम आज बैठे हैं। दानियाल चौधरी साहब, इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि पंजाब पुलिस का कल्चर चेंज करेगी, पुलिस में रिफॉर्म्स लाएगी, पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन भी बना, लेकिन फिर उसका कुछ नहीं हो सका। आप लोगों ने असेंबली के फ्लोर पे ये मुद्दा उठाया कि क्यों पुलिस कल्चर तब्दील नहीं हुआ, क्यों तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई काम नहीं किया। बाकी तो हर मुद्दा असेंबली में उठाया जाता है। देखें जी, पहले एक बात, अगर देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जब वो पावर में आती है तो अपने एक मंशूर के साथ आती है, अपने मैनिफेस्टो का एड्रेस करती है और वही लोगों उस मंशूर की वजह से उनको वोट देते हैं। PTI का मंशूर क्या था कि महंगाई की कमी करेंगे, आज महंगाई की कमी हुई। इनका मंशूर क्या था कि हम बिजली का बहरान ख़त्म करेंगे, वो बिजली की कीमतें कम करेंगे, वो हुई। इनका मंशूर क्या था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे, वो कर्ज़ों के लिए गए, बिल्कुल गए। इन्होंने कहा हम डॉलर को डी वैल्यू नहीं होने देंगे, जब डॉलर डी
वैल्यू होता है तो लोगों के ऊपर, कौमों के ऊपर बोझ पड़ता है। इन्होंने डॉलर डी वैल्यू किया या नहीं किया, इनकी तमाम झूठी बातें थी। आज ये वर्दियां तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब ये हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, पुलिस रिफॉर्म से पहले इनको मिनिस्टेरियल रिफॉर्म्स चाहिए, इनको अपने अंदर रिफॉर्म्स लेके आने हैं। इनका एक मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देता है, आपने आज तक ऐसी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट देखी जो नाअहलियों की ऑन फ्लाइट ट्रेनिंग की वजह से 8 मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ा या स्पोक्स पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि उनका लहजा ऐसा था, उनकी बातें ऐसी थी। एक मिनिस्टर आता है वो एक झूठ बोलता है, दूसरा मिनिस्टर आता है दूसरा झूठ बोलता है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये इस मुल्क के साथ, मुल्क के लोगों के साथ मजाक है। और जो ये रोज आके झूठ बोलते हैं मीडिया के सामने आके, नए नए चेहरे इनके, ये लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनका तौहीन करते हैं लोगों की। और जब बात करते हैं हम रिफॉर्म्स की, तो फिर डीजी दुरानी साहब को क्यों उन्होंने निकाल दिया? वो आईजी फिशरीज का केस देखें आप, इस्लामाबाद के, तो यही तो पूछ रहे हैं ना, आपने असेंबली के फ्लोर पर ये मामला क्यों नहीं उठाया? देखें, यही तो सवाल है हमारा। देखिए आज भी हुकूमत जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं है। ये आज भी हुकूमत ऑपोजिशन में चल रही है। आज भी ये बातें हो रही हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड किसको लगाना चाहिए, तो कभी भी कमेटियां बननी चाहिए, किस तरह बननी चाहिए। हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहती कि ऑपोजिशन से टफ टाइम हम जब इनसे इकोनॉमी की बात करते हैं, मैशत की बात करते हैं, जी हम मैशत, इकॉनमी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, कभी उसका जवाब दिया इन्होंने? कभी इन्होंने बोला कि हमारी ये पॉलिसी, आज मुझे बता दें कि इन्फ्लेशन कैसे कम करेंगे, आज मुझे बता दें कि जीडीपी और हमारी इकोनॉमी जो थी, जो ग्रोथ थी, जो 5.9 उसको 4 पे लेके आ गए, उसको कैसे बढ़ाएंगे? ये मुझे आज बता दें कि अगर सवालों का जवाब वो चाह रहे हैं, असल में आप जवाब दें दानियाल चौधरी साहब के सवालों का। ये चीज आज भी जवाब दें, जो महंगाई है वो हमने की है, जो बहरान है, ठीक है दानियाल चौधरी साहब आप मौका दें, जवाब दें आपके सवालों देने के वादे किए थे, लेकिन लोगों को बेघर कर रहे हैं। लोग अब बनी गाला को तो लीगलाइज कर रहे हैं, लेकिन कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करें और लोगों को बिल्कुल जी आफ्ताब साहब जवाब दें उस चार्जशीट का जो दानियाल चौधरी साहब ने बनाया। मैं आपको कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि पीपल्स पार्टी के मेरे आमिर साहब को और दनियाल साहब को बिठा लें और प्रोग्राम कर लें, ताकि ये दोनों खुश रहें कि जी हमने एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा काम किया। आफ्ताब साहब आप जवाब दें। आप ये कह रही है ये आप कह रही है चार्जशीट लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये टाइम किल कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा जी 8 मिनिस्टरों ने इस्तीफा दिया, ज़रा मुझे बता दें कि कौन से 8 मिनिस्टरों ने दिया। अगर पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से इस्तीफा लिया तो उसकी गलती की बुनियाद पर लिया। ये पहली दफ़ा हुआ कि कभी किसी ने गलती की हो तो उसकी सज़ा मिली हो। इसी तरह अगर कोई केस बना बाबर अवान साहब पर तो उन्होंने इस्तीफा दिया, आज़म सवाती साहब पर कोई बात बनी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। आप मुझे ज़रा बता दें कि आपने कितने लोगों से इस्तीफे लिए और कितने लोगों को घर भेजा। दूसरी बात ये कि दनियाल साहब, बात ये है कि जो फोरम आपको दिया गया है, जहां लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा है, आप मुझे अपनी ईमानदारी से बता दें कि मैं आपसे पूछता हूँ, आप आके बैठते होंगे लॉजिस के अंदर, आप आके बैठते होंगे लॉबीज के अंदर, आपने देखा कभी कि शहबाज शरीफ ने आकर, जो अपोजिशन लीडर है, उसने आवाम की बात की हो, उसने आके अपना मुकदमा लड़ा। साद रफीक आया तो उसने अपना मुकदमा लड़ा। इसी तरह कोई भी आता है वो अपना मुकदमा लड़ रहा है, कौम का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा। कौम का मुकदमा लड़ना चाहिए। जिन लोगों ने आपको यहाँ पर भेजा है, जिन्होंने आप पर जिम्मेदारी डाली है, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें आप। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, कौम का मुकदमा जीडीपी की बात करें, बिजली की बात करें, महंगाई की बात करें, यही तो काम है कि इनको बताना चाहिए था ना कि इन्होंने डॉलर की बात की तो क्या डॉलर डिवैल्यू इनके दौर में नहीं हुआ? दस्तगीर साहब ने खुद कहा कि IMF ने हमसे ये कहा कि 132 रुपए का डॉलर करे, हमने ग्रोथ को क्या हो गया, अभी ना करवाएं हमसे, अभी हमने इलेक्शन में जाना है। तो वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया, मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ के एक्सेप्ट किया, नदीम मलिक के प्रोग्राम में, कि 132 का डॉलर की ओरिजिनल प्राइस थी, लेकिन हमने उनसे कहा कि हमने इलेक्शन में जाना है, हम 132 का डॉलर नहीं कर सकते। उसके बाद मुख्तार इस्माइल साहब आए तो उन्होंने क्या डिवैल्यू नहीं किया। तो हमने कौन सा वो किया जो एक्चुअल और ओरिजिनल पोजीशन में डॉलर होना चाहिए था, वो आप ही बड़ी अजीब सी बात है कि हमने अवामी मुद्दा उठाया है कि अमन अमान की सूरत हाल कैसे हल होगी, सेफ सिटी अथॉरिटी जिस पर इतने पैसे लगे उसकी कारकर्दगी का मुद्दा उठाया, लेकिन आप लोग फिर अपनी सियासत ही कर रहे हैं। उन सवालों का जवाब अभी तक नहीं है। मैंने तो आपसे ये कहा कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें आए हमारे साथ मिलकर पुलिस रिफॉर्म करें, और आप बताएं कि कहाँ पर खामियां, क्योंकि 40 साल तो इन्होंने हुकूमत की है,
पंजाब के अंदर, इनको पता होगा कि कहां कहां इन्होंने क्या क्या गड़बड़ की हुई है, उसको सही करने में हमारी मदद करें। महीने के अंदर बात ये है कि हिसाब 6 महीने में मांगते हैं, जब 5 साल के बाद कोई आपसे हिसाब नहीं मांगता। मौका दें आमिर हसन साहब को, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए आफ्ताब साहब, कोई आपसे हिसाब नहीं मांगता, हम आपसे कह रहे हैं कि काम करें। देखिए कौम का मुकदमा, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, जिस तरह जहाँ पे पाकिस्तान को इकट्ठा होना था, भारत को जवाब देना था, इन अल्फाज में अभी वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा नहीं बोले जिस तरह कल उन्होंने बात की। और जब उन्होंने कौम का मुकदमा लड़ा, वहाँ पे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की, उनके बच्चे बुजुर्गड़े खड़े होके फिर बातें करने लगते हैं। आप लोगों को कब अकल आएगी कि जब कोई कौमी क़यादत आपको आपके साथ बैठती है, आपको होशमंदी की बात। आप एक सेकंड ना, आप एक सेकंड बात सुने ना, आप में सब्र क्यों नहीं है? आप लोगों में सब्र नहीं है, और यही वजह है जिसकी वजह से 7 महीने गुजरने के बावजूद आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ना इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ना फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है, ना कोई अंदर का मामला चल रहा है। वजीर आजम कहाँ गुमशुदा है हमें नहीं पता, वुज़रा क्या करते हैं किसी को नहीं पता। आपका ये जो आंखें और कान बंद किए हुए हैं आपने, इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी जुबानों को कंट्रोल करें और हुकूमत का सबूत दें। यही अब आप अपोजिशन में नहीं है। यही हम चाहते हैं कि ऐवान में जैसे अखलाकियात कमेटी बनाने की बातें हुई और ये कहा गया कि ज़बान शाइस्ता रखें, तो टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी ज़बान शाइस्ता रखनी चाहिए, ताकि सब लोग अपना अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, इख्तलाफ राय भी करें, लेकिन ज़बान शाइस्ता रखनी चाहिए। प्रोग्राम में यहाँ पर नाज़रीन इसी ब्रेक और ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अगले मौज़ू की जानिब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब पुलिस की वर्दी की तब्दीली के हवाले से, और इसके साथ साथ ये कि क्यों अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से असम्बली के फ्लोर पर अवामी इशूज़ नहीं उठाए जाते और अवामी इशूज़ का हल पेश नहीं किया जाता। आमिर हसन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से कि पंजाब पुलिस की रिफॉर्म्स के हवाले से क्यों कोई काम अभी तक नहीं हो पाया? देखिए, रिफॉर्म्स अगर यही है कि बार बार यूनिफॉर्म चेंज करना है और अरबों रुपये लगाना है, तो इस तरह तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से वर्दी से ज़्यादा अहम ये होता है कि वर्दी के अंदर क्या है उसे देखना है। वो लोग ऐसे लेके आने हैं जो कॉम्पिटेंट हों और जो डिसिप्लिन को समझते हों। और पंजाब पुलिस का लेकिन आमिर हसन साहब, माजरत के साथ सिंध में तो पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी के लोग लाती रही है और वहाँ की पुलिस भी सियासी है। नहीं, मेरे ख्याल में जितनी बेहतर और जितनी कैपेसिटी बिल्डिंग सिंध पुलिस के आईजी की तब्दीली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई चलती रही है। वाहिद सूबा सिंध है, वाहिद सूबा सिंध है। यहाँ पे तो बुज़दार जैसे वज़ीर आला 3 आईजी खा गए हैं। वहाँ पे एक वज़ीर आला की मर्ज़ी से आईजी नहीं लगता है, वो अदालत है उज़्मा की मर्ज़ी से आईजी आता है या वफाकी हुकूमत की। तो ये है सूबाई खुद मुख्तारी और वज़ीर आला सिंध के इख्तियारात। मैं सिर्फ अब ये बात पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, देखें पुलिस रिफॉर्म्स अगर ये चाहते हैं, अब बारहा ये कहना अपोजिशन तो बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, लेकिन हाउस का बिजनेस हो या पॉलिसी मैटर्स, वो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना पड़ती है। वो लेके आए और अपोजिशन को साथ बिठाए और मामलात को हल करे, और अपोजिशन तैयार है उनके साथ। आपका पॉइंट आ गया। काकर साहब, आप अग्री करते हैं जो बात आमिर हसन साहब कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपोजिशन का वेट नहीं करना चाहिए? नहीं, यकीनन गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें अगर हम सच बोलना शुरू कर दें तो हम सब के लिए बेहतर होगा। सिंध पुलिस की डेफिशिएंसीज भी हैं, पंजाब में भी पुलिस की डेफिशिएंसीज हैं। क्लासिक सिम्पटम सिंध पुलिस में राव अनवार जैसा फिनोमेना, वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये इल्स ऑफ पुलिस है जिसका आउटकम इस सूरत में हमारे सामने आता है। पंजाब में भी इस तरह के कई वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं और अब भी शायद हो रहे हो, जिसमें सीरियस अटेंशन की बहुत बड़ी मिसाल है। जी एग्जैक्टली, मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपको कि पुलिस डिपार्टमेंट उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही है जिस तरह एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होना चाहिए। इसमें सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो या केपी की हो, हमें एक दूसरे की पोजीशन को रेजिमेंटल अंदाज में डिफेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि रिफॉर्मिस्ट एजेंडा में खुल के तस्लीम करना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमियां हैं।
कमियां हर जगह पे मौजूद है। जब से 18th अमेंडमेंट में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आया है, उसमें प्रोविंस उसको अपना डोमेन समझती है और फेडरेशन की इंटरवेंशन को वायलेशन के तौर पे देखती है। तो ज़्यादा रोल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का आ रहा है। रीब्रांडिंग की ज़रूरत है। सिम्टम के तौर पे अगर आप सिर्फ यूनिफॉर्म का इशू देख लेते हैं तो वो सिंबॉलिक है। एक्चुअल कल्चर और सब्सटेंस और टेंजिबल अंदाज में जो है वो उधर रीब्रांडिंग की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस जैसे मोटरवे पुलिस भी इसी मुल्क में आई है और इसी मुल्क में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। एक क्लियर कट विजन और एजेंडा मौजूद होना चाहिए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये इशू आ सकता है, इसको लाया जाना चाहिए कि चारों सूबों में आखिर कैसे हम इस रिफॉर्म की तरफ जाएंगे। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, चारों चीफ मिनिस्टर्स वो इसको कॉमनली ओन करें और एज अ नेशनल एजेंडा अगर इसको हम परसू करें पुलिस रिफॉर्म के, तो हम बेहतर नताइज की तरफ आएंगे, बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते। तो आप बड़ा मॉडल किस्म का हल पेश कर रहे हैं जिस पे मुझे नहीं लगता कि अमल दरामद हो भी सकेगा। आफ्ताब साहब, आप क्या कहते हैं, क्यों अभी तक पंजाब पुलिस का कल्चर चेंज नहीं कर सकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत दावे करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि आप 6 महीने के अंदर 70 साल की जो नाकामी है उनका जिक्र करती हैं। तो सिंध गवर्नमेंट की अभी मेरे आमिर हसन साहब ने बात की। चले कुछ थोड़ी सी तब्दीली बता दें, क्या थोड़ी सी तब्दीली लाई है? सर आपने जब सवाल किया तो मेरी बात भी सुन लेना पूरी, कि आमिर हसन साहब ने अभी जिक्र किया तो क्या मुर्तजा भुट्टो साहब का जो कत्ल था वो क्या पुलिस के हाथों नहीं हुआ? क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में या सूबे में नहीं थी? इन्होंने क्या किया? उस चीज, जैसे अभी राव अनवार की बात की है, तो सिंध की पुलिस का जो हाल है, मैं ये समझता हूँ, अब मेरी राय है, अभी तो ये मेरी ज़ाती राय कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी मेट्रोपॉलिटन पुलिस होनी चाहिए और मुकामी लोगों की पुलिस होनी चाहिए, ताकि वो लोगों के मिजाज को समझती हो, लोगों को जानती हो, लोगों को पहचानती हो। ना कि ऐसा ना हो कि एक दूर दराज के आदमी को लाकर एक दूसरे स्टेशन पर लगा दिया जाए, ना वो उन लोगों को समझता होगा, ना उनके मिजाज को, और ना उन लोगों से वाकिफ़ होगा। तो लिहाजा पुलिस रिफॉर्म बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसमें सबके लिए, मेरे लिए भी, दनियाल के लिए भी, आमिर के लिए भी, काकड़ साहब के लिए भी, और आने वाले पाकिस्तान के लिए, ताकि ये महफूज हाथों में पाकिस्तान हो, पुरअमन पाकिस्तान हो, जराइम से पाक पाकिस्तान हो। ये सियासत हमारी एक तरफ रह जाएगी अगर हम सिक्योर नहीं होंगे, हमारे आने वाली नस्लें सिक्योर नहीं होंगी, तो हम ये सियासत भी नहीं कर बड़ी आइडियल है। ये आफ्ताब साहब बड़ी आइडियल किस्म की बातें हैं और सभी लोग बड़ी आइडियल किस्म की बातें करें, अमल भी तो होना चाहिए ना। मैं दनियाल को, मेरा पसंदीदा शख्स है, मैं कहता हूँ दनियाल को भी, आमिर भाई को, कि हम मिलकर आए, हम मिलकर के इस पाकिस्तान को बनाने की बात करते हैं, सियासत से अलग होकर, पार्टी एफिलिएशन से अलग होकर पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, हम मिलकर पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। लेकिन आफ्ताब साहब, ये बात आप प्राइम मिनिस्टर से कहें ना, कि वो देखें, अगर वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं तो, और वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं। मैंने असेंबली के अंदर भी ये बात की, जब मैंने 18वीं अगर मुझे मौका दें तो मैं पॉजिटिव बात करना चाह रहा हूं। लोगों ने शोर मचाया 18वीं तरमीम में। मैं ये भी चाहता हूं कि पुलिस रिफॉर्म भी हो, मैं पुलिस रिफॉर्म की बात भी करता हूं। मैं, आप भी आए, मिलकर रेजोल्यूशन लाते हैं, मैं आपके साथ आऊंगा, आपके साथ आऊंगा। अगर ना हूं तो फिर आप बोलिएगा, आप लाए तो सही, आप पुलिस के अंदर रिफॉर्म लाने की बात तो करें। देखें जी, मैं आफ्ताब साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और जो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस वाला कॉन्सेप्ट की बात की, बड़ी ठीक है और बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन फिर एंड में बात हुई है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले अरमा हमारे, फिर भी कम निकले कि इनके अभी भी कम निकले हैं। 10 साल हुकूमत की आप लोगों ने पंजाब बैठे हुए हैं, उनकी कोई देखिए, पंजाब में आपने बेहतरी देखी, पंजाब में चीज़ें बेहतर हुई, जहाँ कोई इंस्टीट्यूशंस रहते थे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा कि देखिए, हमें विसल ब्लोअर एक्ट जैसे एडवर्टाइजमेंट पे लगाया गया, लेकिन एक चीज़ भी आगे नहीं ला सके। देखिए, हमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना चाहिए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, नई हायरिंग करनी चाहिए, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस में आपने देखा, जिस तरह आपने मोटरवे पे देखा, मोटरवे पुलिस में देखा। तो जब तक आप नई हायरिंग नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है आप
यंग पढ़े लिखे लोगों को आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आप अभी देखते हैं CS ऑफिसर्स हैं, आप जहाँ जाएँ, आप रावलपिंडी में ASPs देखें, आप किसी और शहर में देखें, आपका दिल खुश होता है उन ऑफिसर्स को देखे। उनको ना कोई रिश्वत देने की बात करता है ना उनसे कोई कर सकता है। तो आप जब पढ़े लिखे अच्छे नौजवान लोगों को लेके आगे आएंगे, जिस मुल्क की मेजॉरिटी अवामी नौजवान लोग हैं, तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी आएगी, आपके साफ सुथरे लोग भी अभी आएंगे। तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं खजाना ही खाली है, तो फिर नई हायरिंग कैसे करें, लोगों को तनख्वाहें कहाँ से दें? देखें, जब नई हायरिंग, इसमें सिंपल प्रोसीजर है। आपके जो लोग, देखें यहाँ क्या प्रोसीजर चलता है कि जो काम ना करे उसको SD कर देते हैं या उसको भेज देते हैं, लाइन हाजिर करते हैं। लाइन हाजिर बिल्कुल भी ना करें। जिसको तीसरी दफ़ा उनको रिपोर्ट मिलती है उसको उड़ा दें, फारिग करें आप उसको, और आप नए लोग हायर करें। आप जूं इसमें आप नए पढ़े लिखे लोग, नया ब्लड हायर करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बिल्डेड लोग मिलेंगे। आपके माशरे में, आपके मुल्क में इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, इतनी कॉम्पिटेंट लड़कियां हैं जो तजावीज़ तो बड़ी अच्छी है, अल्लाह करे इस पर कोई अमल भी करने वाला हो और कोई अमल भी करे। बहुत आइडियल किस्म की तजावीज़ आज इस मौजू के हवाले से हमें मिली है। एनरोल करें, इंडक्ट करें, एंड यू विल सी द पॉजिटिव चेंज। ठीक, अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं, वक्त बहुत कम रह गया है। अफगान जंग के खात्मे का बिल अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया है और अफगान एक्ट का नाम दिया गया है। बिल मंजूर होने पर अमरीकी फ़ौज 1 साल में अफगानिस्तान से वापस बुला ली जाएगी। सवाल ये है काकड़ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको लगता है कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा, अफगानिस्तान पुरअमन हो सकेगा, क्योंकि इस खित्ते के अमन से हमारा भी इस्तेहकाम जुड़ा है? देखिए जी, ये इस बिल के आने के बाद एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो है वो जनरेट हो रहा है। मेरे ख्याल में रीजन में इस फैसले के बहुत दूररस असरात होंगे और अफ़गान स्टेबिलिटी जो है वो उभरती हुए सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो इतने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये रियलाइजेशन है कि इवेंचुअली जो अफ़गानिस्तान की तकदीर है उन्होंने अपने हाथ में लेनी है, अपने अमन के लिए भी उन्होंने रोल प्ले करना है और रीजन में भी जो पीस इंश्योर होना है उसके लिए भी रोल प्ले करना है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की और रीजन के जितने दूसरे ममालिक हैं उनके लिए भी बड़ा टेस्टिंग टाइम आने वाला है। बहुत चैलेंजेस हैं उसमें, लेकिन इस चैलेंज में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। जी, अब दानियाल साहब, आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है तो जो अफगान इंतज़ामिया है वो खड़ी रह पाएगी, वो सूरत हाल से निमट पाएगी? देखिए, मैं तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन्होंने अफगान हुकूमत को, अफगानिस्तान के लोगों को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इन्होंने यहाँ बड़ा अरसा यरगमाल बनाया रहा, उसको हॉस्टेज बनाई रखा, लेकिन कोई इनको असल में कोई रिज़ल्ट्स नहीं अचीव कर सके। आज भी रिज़ल्ट्स वही हैं जो पहले थे। तो आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान के अपने लोगों को, अफगानिस्तान की अपनी लीडरशिप को ये ऑन बोर्ड लें, अगर उनको एक अच्छी तरीके से एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाएं कि जहां उनकी मैशत को बेहतरी मिले, जहां उनके बिजनेस सेक्टर को बूम मिले और उनको सपोर्ट मिले, तो आई थिंक द अफगानिस्तान, द कंट्री इटसेल्फ एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान आर कॉम्पिटेंट इनफ टू रन द कंट्री। पहले भी चलाते रहे और आगे भी इनमें इतनी कॉम्पिटेंस है कि वो अपने इदारों को और अपने मुल्क को चला सकें, लेकिन अमरीकी और दुनिया की इंटरवेंशन के बगैर। अच्छा, आफ्ताब साहब, पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है, लेकिन भारत भी मुसलसल, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है इस रीजन की पीस के लिए। वक्त बहुत कम है दानियाल साहब, मुझे आफ्ताब साहब के पास भी। आफ्ताब साहब, पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा है इस सारे मामले में, लेकिन भारत की जानिब से भी मुसलसल इस मामले की वजह से बार बार दरअंदाजी भी की जाती है, क्योंकि भारत का अपना मुफाद है, वहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट है। आफ्ताब साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? आमिर साहब, आपसे मेरा यही सवाल है। जी देखिए, मैं खाली इस चीज़ को आंसर करना चाहूँ कि खाली भारत की इन्वेस्टमेंट नहीं है, भारत में नॉन स्टेट एक्टर भी है। मुझे अगर मौका, जी अमेरिका के आने से और अमेरिका के चले जाने से हालात को मेरे ख्याल से नहीं कोई असर होता पहले भी, लेकिन एक चीज़ बड़ी सेंसिटिव जो है वो देखनी चाहिए कि पहले भी जब रशियन फोर्सेस गई, फिर उसके बाद अमेरिका
आया, लेकिन पाकिस्तान को जैसे तन्हा छोड़ा गया, और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे अमन व अमान नहीं होगा, तो उसका बहुत ज़्यादा असरात पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। तो हम समझते हैं कि इस मसले को बड़े बेहतर तरीके से हल होना है, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से उतनी ना तो विजिलेंस दिखाई जा रही है, ना उतनी दूरअंदेशी से काम लिया जा रहा है कि अफगानिस्तान का मसला हमारे लिए बहुत एक अहम मसला है। ये कहना बेजा नहीं होगा, क्योंकि हमारी फौज की जानिब से इस पर बहुत काम किया गया है और हुकूमत की जानिब से भी बहुत काम किया गया। देखिए, फौज की जानिब से मैं बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की जानिब से बात कर रहा हूँ। फौज का आखिर दो हुकूमतों के दरमियान इस मामले पर एक पेज पर नहीं, पेज तो हमेशा कब एक पेज पे नहीं होती। फौज को हमेशा हुकूमत के साथ ही पेज पे होना चाहिए। हम वैसी ऑपोजिशन नहीं है जो चाहेंगे कि फौज किसी और पेज पे हो हुकूमत से इख्तलाफ करते हुए। लेकिन मैं आखिरी जो बात बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि गवर्नमेंट को एक सियासी मामले को देखना है। आज के अफगानिस्तान की हुकूमत और आज के अफगानिस्तान की सियासी क़यादत पाकिस्तान की सियासी बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब, दानियाल चौधरी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का उस्मान ओमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।